शुरुआत में हम एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उनके रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की वजह से उन्हें झुककर चलना पड़ता था और उसकी बेटी उसे 17 साल की उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। फिर हम 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बेटी की उम्र 32 साल हो चुकी है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है जिसका नाम सांगवू है। सांगवू अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि इतने सालों में उसका क्या हाल हो चुका है। जब वो दोनों अपने गांव पहुंचते हैं तो सांगवू को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो इस गांव में बहुत सारे कच्चे रास्ते थे जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी उड़ती थी। वो अपनी माँ से घर वापस चलने की जिद करता है, लेकिन वो उसे डांट फटकार कर किसी तरह अपनी माँ के घर ले आती है। यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो बोल नहीं सकती थी और उसकी सुनने की शक्ति भी बिल्कुल कम हो चुकी थी। उनकी बेटी उनसे माफी मांगती है क्योंकि इतने सालों में वो कभी उनसे मिलने भी नहीं आई। वो उन्हें बताती है कि उसके पिता ने उसे तलाक दे दिया और वो उन्हें बताती है कि शहर में नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है और अब वो इतने ज्यादा कर्जे में है कि अपने बेटे का पालन पोषण नहीं कर सकती। इसलिए वो कुछ दिनों के लिए सांगवू को उनके पास ही छोड़कर जाना चाहती है और जब शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसे वापस लेने आ जाएगी। फिर वो शाम की बस से वापस रवाना हो जाती है। सांगवू जो कि एक शहर का रहने वाला लड़का था, उसे गांव का रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसकी माँ उसके लिए कुछ कपड़े और खाने का सामान छोड़ जाती है जो सिर्फ शहर में मिलता था। सांगवू की नानी उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सांगवू उनसे पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वो उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। वो अपने हाथों से कुछ इशारा करती है पर उनकी बातें सांगवू को समझ नहीं आती। फिर रात को वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसकी नानी अपने हिस्से का खाना भी उसे दे देती है। वो हमेशा से ही वीडियो गेम खेलता रहता था और उसकी नानी उसे बहुत चाव से देखती रहती थी पर कभी भी उसे कुछ नहीं कहती थी। उनके गांव में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए सांगवू को एक पॉट के अंदर टॉयलेट करना पड़ता था और उसकी नानी को वो हमेशा साफ करना पड़ता था। कुछ दिनों के बाद अकेले रहते रहते वो तंग आ चुका था। फिर वो एक दिन अपने घर के नीचे गांव की ओर जाता है और उसे कोई दिखाई नहीं देता जो उसके साथ खेल सके। फिर वो थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। उसकी नानी खाली समय में सिलाई किया करती थी और वो अपने पोते को सुई में धागा डालने के लिए कहती है क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो गई थी और उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। सांगवू धागे को सुई में डालकर दोबारा अपना वीडियो गेम खेलने लगता है, लेकिन जब भी धागा खत्म हो जाता था वो सांगवू से दोबारा उसे सुई में डालने के लिए कहती थी। सांगवू इससे बहुत इरिटेट हो जाता था और वीडियो गेम खेलते खेलते उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। सांगवू अपनी नानी से कुछ पैसे मांगता है ताकि नानी उसकी बैटरी खरीद सके, लेकिन उसकी नानी ने गरीबी में अपना पूरा जीवन बिताया था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे बैटरी खरीद के दे सके। लेकिन पैसे न मिलने की वजह से सांगवू नानी से नाराज हो जाता है और उन्हें अपना दुश्मन मानने लगता है और इसी वजह से उनकी चप्पल भी छुपा देता है, जिसकी वजह से उसकी नानी को हर रोज नंगे पैर ऊंचाई चढ़नी पड़ती थी और वो बहुत मेहनत से टॉयलेट पॉट को धोकर लाती थी जिसे वो लात मारकर तोड़ देता है। सांगवू को किसी भी हाल में बैटरी चाहिए थी। वो अपनी नानी के सर पे लगे हुए पिन को निकालकर मार्केट की ओर जाता है ताकि वो उसे बेचकर बैटरी खरीद सके और जब वो दुकान पर पहुंचता है तो दुकानदार उसे कुछ बैटरियां दिखाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी वीडियो गेम में नहीं फिट हो पाती क्योंकि उसमें सिर्फ मर्क्यूरी सेल्स लगते थे जो कि आकार में गोल होते थे। और वो दुकान वाला उसे दूसरी दुकान के बारे में बताता है, लेकिन उसे किसी भी दुकान में वो बैटरी नहीं मिलती और इसके बाद वो निराश होकर अपने घर वापस आने लगता है। लेकिन वो गांव से इतना दूर आ गया था कि उसे वापस जाने का रास्ता समझ में नहीं आता। वो रास्ते से भटक गया था और वो जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी रोता हुआ देखता है जो उसी के गांव के पास रहता था। वो सांगवू को अपनी साइकिल पर बिठाकर उस गांव की तरफ ले आता है। तभी उसकी नानी उनका इंतजार कर रही थी। अगले दिन उसकी नानी उसे पूछती है कि तुम खाने में क्या खाओगे, जिस पर वो उसे पिज्जा बर्गर लाने के लिए कहता है, लेकिन नानी को शहर के खाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जिस वजह से सांगवू ने पिज्जा बर्गर की फोटो दिखाता है पर नानी को कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर वो मुर्गे की आवाज निकाल कर उन्हें फ्राइड चिकन लाने के लिए कहता है। उसकी नानी तुरंत ही कुछ घर में उगाए हुए सब्जियों को ले जाकर शहर में बेचती है ताकि उसे बेचकर वो कुछ पैसे जमा कर सके और चिकन ला सके। उसकी नानी बाजार से चिकन लाती है और जब वो वापस आ रही होती तो वहाँ बहुत बारिश हो रही थी और वो पूरी तरह से भीग गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो किसी तरह से उसके लिए चिकन बनाती है। इधर सांगवू इंतजार करते करते सो गया था। नानी उसे उठाती है और उसे कहती है कि उसने उसका मनपसंद खाना बनाया है। नानी को लगता है कि ये सांगवू को बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसे रेस्टोरेंट वाला फ्राइड चिकन चाहिए था, ना कि उबला हुआ चिकन।
वो उसे देखते ही खाने से मना कर देता है और जोरों जोरों से रोने लगता है। ये देखकर नानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है क्योंकि उसके पोते को उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इस तरह शाम से सुबह हो जाती है और सांगवू को बहुत भूख लग गई थी और वो अपनी नानी के बनाए हुए चिकन को खाने लगता है और वो देखता है कि उसकी नानी लेटी हुई है। दरअसल उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था और जब वो उनके पास आता है तो ये देखता है कि उसकी नानी को बहुत तेज बुखार हो गया था क्योंकि बाजार से आते हुए वो बहुत ज्यादा भीग गई थी। सांगवू ये देखकर उसके सर पर एक पट्टी रखता है ताकि उनका बुखार जल्दी से उतर जाए और उन्हें कल रात का खाना गर्म कर देता है। वो देखता है कि उसकी नानी ने अपने सर पर उस हेयर पिन की जगह एक चम्मच को मोड़कर अपने बालों में लगा लिया था। ये देखकर सांगवू वो हेयर पिन उसको वापस कर देता है। इसके बाद वो गांव के नीचे एक मैदान में आता है जहाँ पर वो एक लड़की को खेलते हुए देखता है और वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगले दिन वो और उसकी नानी बाजार जाने वाली बस का इंतजार करते हैं, लेकिन वो बस नहीं आती और उन दोनों को पैदल ही बाजार तक जाना पड़ता है। उसकी नानी बाजार में अपनी घर में उगाई हुई सब्जियों को बेचने लगती है और सांगवू उन्हें दीवार के पीछे से खड़ा होकर देखता है, लेकिन उसकी नानी अपने सारे सब्जियों को नहीं बेच पाती। फिर भी उसने जो सब्जियां बेची थी उसको बेचकर वो कुछ पैसे बटोर लेती है और वो सांगवू के लिए नए जूते खरीदती है और एक अच्छे होटल में उसका मनपसंद खाना भी खिलाती है। लेकिन वो पैसे बचाने के लिए सिर्फ पानी पीकर रह जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकलने लगते हैं और नानी माँ के घर जाने वाली बस नहीं मिल रही थी, लेकिन बस के कंडक्टर उन्हें आवाज लगाता है और उन्हें सही बस पकड़ने में उनकी मदद करता है। वो कंडक्टर नानी को बताता है कि उसकी एक दोस्त के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इसलिए वो नानी से एक बार उससे जाके मिलने के लिए कहता है। नानी अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, इसलिए वो सांगवू से इशारों में पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। वो एक लड़की को देखता है जो कि चोकोपाई खा रही थी और वो उसे भी यही खाना था, लेकिन नानी को ये पता नहीं था कि उसको बोलते क्या है, इसलिए वो उस लड़के के फेंके हुए चोकोपाई के रैपर को उठा लेती है और उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने आ जाती है। वो औरत अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। नानी माँ उन्हें वो रैपर दिखाती है और वो उनके लिए 6 चोकोपाई ले लेती है। बदले में नानी उन्हें कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन वो औरत पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो उसकी दोस्त थी। लेकिन बदले में नानी उन्हें कुछ सब्जी दे देती है और नानी की दोस्त उन्हें कहती है कि कभी मौका मिले तो दोबारा मिलने जरूर आ जाना, कहीं ऐसा ना हो ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो। और जब वो बस में दोबारा आती है तो हम देखते हैं कि सांगवू उसी गांव की लड़की के साथ बैठा हुआ था और वो अपनी नानी से कहता है कि वो अकेले ही जाएगा, इसलिए वो अपनी नानी के साथ नहीं लाना चाहता था। इस वजह से उसकी नानी बस के बाहर ही रह जाती है और वो सांगवू को बची हुई सब्जी घर ले जाने के लिए देती है क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन सांगवू उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इतनी देर में वो बस चल पड़ती है और नानी पीछे ही रह जाती है। सांगवू उस लड़की के साथ बैठता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि वो अपने दूसरे दोस्त के साथ बात कर रही थी। अब वो घर पहुंचकर अपनी नानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसकी नानी घर नहीं आती। वो बस स्टैंड पर जाता है, वहाँ कई बसें आती हैं, पर किसी में भी उसकी नानी नहीं होती। लेकिन कुछ देर बाद हमें उन्हें पैदल आता हुआ देखते हैं क्योंकि उनके गांव में आने वाली जो आखिरी बस थी वो भी उनसे छूट गई थी और वो कई किलोमीटर उस बोझ को अकेले ही उठाकर ला रही थी जिसे सांगवू ने अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया था। उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। वो तुरंत ही उनके थैले को उठा लेता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसके बाल बड़े हो गए थे। अब बड़े बाल उसे पसंद नहीं थे और वो अपनी नानी से कहता है कि वो उसके थोड़े से बाल छोटे कर दे। नानी माँ उसके बालों को काटना शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे सांगवू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी नानी उसे उठाती है और वो देखता है कि उसकी नानी ने आगे के बालों को बहुत छोटा कर दिया था, जो देखने में काफी खराब लग रहे थे। वो ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि अब वो ऐसा चेहरा लेकर उस लड़की के पास नहीं जा सकता था। वो अपने सर को कपड़े से छिपाने की भी कोशिश करता है, लेकिन नानी उस कपड़े में अपना सामान रखती थी, इसलिए वो उससे अपना कपड़ा ले लेती है। फिर कुछ दिनों बाद सांगवू अपने सारे खिलौने इकट्ठा करके बाजार जाता है। उसकी नानी उसके लिफाफे में कुछ वीडियो गेम देती है, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसमें बैटरीज नहीं थी और फिर भी नानी उसके बैग में वो रख देती है। वो अपने सारे खिलौने बेचकर एक बड़ा सा टेडी खरीद लेता है और जब वो घर आता है तो रास्ते में एक ढलान देखता है। फिर उसे एक शरारत सूझती है और वो अपने हाथ गाड़ी से फिसलकर नीचे आने की सोचता है, लेकिन ये उसे बहुत भारी पड़ जाता है। वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर छिल जाते हैं, उसके पैरों से खून निकलने लगता है। फिर जब वो वीडियो गेम्स को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर उसकी नानी ने कुछ पैसे रख दिए थे ताकि वो वीडियो गेम के लिए बैटरी खरीद सके। ये देखकर सांगवू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है
और रोने जैसा मुंह बना लेता है। और जब वो अपने घर जाने लगता है तो वो अपनी नानी को देखता है जो उसका ही इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उनके पास जाकर रोने लगता है। अब वो अपनी नानी को पसंद करने लगा था। नानी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए भेजा था और उसमें लिखा था कि कुछ ही दिनों में वो उसे लेने के लिए आने वाली है। सांगवू अपनी नानी को लिखना सिखाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो लिखने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो लिख नहीं पाती। सांगवू ये सोचकर रोने लगता है कि अगर वो कभी बहुत ज्यादा बीमार हुई तो उसे कैसे पता चलेगा। वो उन्हें कहता है कि अगर वो खाली पन्ना भी उन्हें भेज देगी तो वो समझ जाएगा और तुरंत ही उनके पास आ जाएगा। उस रात वो पोस्ट कार्ड पर कुछ मैसेज लिखता है ताकि जब भी वो बीमार हो जाए तो उसकी नानी सिर्फ उन कार्ड्स को भेजकर उसे बता सके कि वो बीमार है। अगली सुबह सांगवू की माँ उसको लेने के लिए आती है और वो नानी माँ को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और उन्हें कहती है कि अगली बार वो आएगी तो उनके लिए गर्म कपड़े भी लेके आएगी। तो सांगवू से कहती है कि तुम क्या अपनी नानी माँ को कुछ कहना चाहते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो इमोशनल हो चुका था और वो जानता था कि अगर नानी माँ को मैंने कुछ बोला तो वो नानी माँ और ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। वो जाते जाते उन्हें कार्ड दे देता है और उसकी नानी उसे खिड़की के शीशों से हाथ मारकर बुलाती है, लेकिन सांगवू उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद उसकी नानी उसे याद कर दुखी हो जाए। लेकिन जैसे ही बस छूटने लगती है वो भी नानी को इशारा करके बाय बोलता है। अब सांगवू भी अपनी नानी से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा था। इसके बाद नानी अपने घर अकेली पहुंच जाती है और फिर से वो अपनी ही अकेली जिंदगी बिताने लगती है। और इसी के साथ साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।